आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो ईयर एंड एडजस्टमेंट होगा। तो अकाउंटिंग में ईयर एंड एडजस्टमेंट का क्या मतलब? जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ईयर के एंड में होता है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो ट्रांजैक्शन हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री। और वो कब होता है? 31 मार्च को। बहुत सारी जर्नल एंट्रीज ऐसी होती हैं जो हम अगर चाहते हैं कि 31 मार्च से पहले कर लें तो भी नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ता है। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसको लिखा रहता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो वो कौन सी ऐसी एंट्रीज होती हैं जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी 31 मार्च के हिसाब से की जाती हैं? उसमें कुछ नाम हम लोग देख लेते हैं, जैसे बैड डेब्ट। बैड डेब्ट हम फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वेट करते हैं कि हो सकता है कि कस्टमर अपना डेब्ट क्लियर कर दे, अपना आउटस्टैंडिंग पे कर दे। मतलब वी मेक ऑल एफर्ट्स टू रिकवर आउटस्टैंडिंग बट वी फेल टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग, तो वी राइट ऑफ कि अब ये पैसा नहीं मिलेगा, तो उसे बैड डेब्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हम फरवरी में अगर बैड डेब्ट की एंट्री पास करते हैं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मार्च में अगर करते हैं तो मे भी मार्च तक वो पैसा मिल जाए। नहीं तो फरवरी में अगर आप बैड डेट की एंट्री करें और मार्च में रिकवर हो जाए तो फिर दोबारा एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो आपको वेट क्या करना रहेगा? 31 मार्च का, कि एक कस्टमर है उसका पेमेंट आपको नहीं मिल रहा। बैड डेब्ट रिटेन ऑफ ₹1000, इसका क्या मतलब है? नहीं चल रहा है क्या? बैड डेब्ट रिटेन ऑफ का मतलब है कि 1000 रुपये अब नहीं मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू यू, यू मीन्स यू आर अकाउंटेंट, तो यू थिंक सो दैट कि 1000 इज गोइंग टू बी बैड डेब्ट, मतलब यू कैन नॉट रिकवर। तो आपने एक एंट्री पास कर दी कि 1000 रुपये मुझे नहीं मिलेंगे, तो ये बिजनेस का क्या हुआ? लॉस हुआ, उसे एक्सपेंस मानेंगे। तो आप बैड डेब्ट की एंट्री करेंगे, क्या लिखेंगे? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? डेटर की ही वैल्यू, कस्टमर का ही तो पैसा नहीं मिलेगा ना, तो आप क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री डेटर्स। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बैड डेब्ट रिटेन ऑफ। अब ये जो 1000 रुपये का बैड डेब्ट हुआ, इससे ट्रांसफर कहाँ करेंगे? पीएल में। क्योंकि बिना ट्रांसफर किए हुए पीएल में नहीं जाएगा अगर, तो फिर बैलेंस शीट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। तो एक एंट्री आप और पास करेंगे, लिखेंगे बैड डेब्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो अब एंट्री क्या होगी? जब कोई एक्सपेंस पीएल में जाता है तो क्या एंट्री करते हैं? लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट। जो एक्सपेंस है वो कहाँ चला जाएगा? बैड डेब्ट में चला जाएगा। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग बैड डेब्ट ट्रांसफर टू पीएल। सेम ही अमाउंट रहेगा, जितना आपका बैड डेब्ट हुआ था उतना ही पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये एंट्री हम कब करते हैं? फाइनेंशियल ईयर के एंड में। इसलिए इस तरह की एंट्री को क्या कहा जाता है? ईयर एंड एडजस्टमेंट। एक एंट्री और होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम किसे कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि एक्सपेंस हैज बीन इंकर्ड, यानी खर्चा हो चुका है बट पेमेंट इज ड्यू, पेमेंट नहीं हुआ है। जैसे
रेंट 1 मंथ का हो गया, बट हमने लैंडलॉर्ड को अभी रेंट दिया नहीं है। तो बिजनेस के साइड से अगर आप सोचोगे तो बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, क्योंकि मंथ पूरा हो गया तो रेंट देना है, तो एक्सपेंस हो गया है बट पेमेंट ड्यू हो गया है, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, एक लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी है। कैसी? करंट की फिक्स, करंट लायबिलिटी है। इट मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है कि एक्सपेंस हैज बीन incurred but payment is due, सपोज 15,000। एंट्री क्या करते हैं? आपको पता है एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, क्या एंट्री करेंगे आप? एंट्री करेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यही तो करेंगे। इसको अगर हम ट्रांजैक्शंस में देखें, सैलरी ऑफ May 2026 of rupees 15,000 is not paid yet। 15,000 रुपये सैलरी मई की अभी तक दी नहीं गई है, तो एक्सपेंस हुआ है कि नहीं? हुआ है। तो एक्सपेंस को डेबिट करिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी को पीएल में क्या करते हैं? संबंधित खाते में ऐड कर देते हैं और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। दूसरा देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पेड इन एडवांस, यानी खर्चा होने से पहले पेमेंट हो गया है, तो ये खर्चा माना जाएगा या असेट्स? असेट्स माना जाएगा, फ्यूचर में एक्सपेंस होगा वो। इस वजह से प्रीपेड असेट्स को, प्रीपेड एक्सपेंस को करंट असेट्स माना जाता है। क्या माना जाता है? तो पीएल अकाउंट में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाएंगे तो रिलीवेंट अकाउंट में से प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करेंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंस एंड इनकम मस्ट बी रिलेटेड टू सेम फाइनेंशियल ईयर। तो जो ये एक्सपेंस है वो तो नेक्स्ट ईयर का है, इस साल से वो रिलेट नहीं करता है। तो इस साल का जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि ये इस साल से रिलेटेड नहीं है। बट एंट्री तो करेंगे, जैसे रेंट ऑफ नेक्स्ट मंथ पेड ऑफ ₹20,000। अगले महीने का किराया दिया आपने, तो क्या एंट्री होगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि पेमेंट हो रहा है, यहाँ पे पेमेंट हो रहा है आपने किया, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिखा जाएगा? बीइंग एडवांस, हाँ, बीइंग एडवांस रेंट पेड 20,000। तीसरी एंट्री ले लेते हैं, अक्रूड इनकम। ये कैसी इनकम है? इसका मतलब है कि इनकम अर्न हो गई है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। आय अर्जित हो चुकी है, अर्जित मतलब हमने कमा लिया है, अर्जित मतलब हमने कमा लिया है, बट वो प्राप्त नहीं हुई है, बट हमें मिली नहीं है। इनकम तो हुई है बट वो हमें मिली नहीं है, तो ये लायबिलिटी है या असेट्स? मिलनी है, ये तो हमें पैसा मिलना है, तो इसका नाम हो जाएगा करेंट असेट्स। जैसे रेंट ऑफ प्रीवियस मंथ
नॉट रिसीव। पिछले महीने का रेंट नहीं मिला, तो इनकम हुई या नहीं? इनकम हुई है, तभी तो मंथ हो गया ना। रिसीव नहीं हुई है, तो आप क्या लिखेंगे? अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू, इनकम का क्या नाम है? रेंट, टू रेंट अकाउंट लिखेंगे। नरेशन बीइंग रेंट अर्न बट नॉट रिसीव। एक और एडजस्टमेंट एंट्री होती है, उसका नाम होता है अनअक्रूड इनकम। इसका क्या मतलब होगा? हाँ, सर्विस नहीं दी है या गुड्स प्रोवाइड नहीं किया है, तो आप कह सकते हैं कि इनकम रिसीव इन एडवांस। ये कह सकते हैं कि पैसा पहले ही प्राप्त हो गया है, हमने सर्विस दी नहीं, गुड्स सप्लाई किया नहीं, बट हमें कस्टमर से पैसा। तो ये हमारे लिए करेंट असेट्स होगा या करेंट लायबिलिटी? लायबिलिटी होगा, तो ये हमारे लिए करेंट लायबिलिटी। जैसे रेंट ऑफ जुलाई ₹8,000 रिसीव इन जून। जुलाई का किराया जून में मिल गया, तो एडवांस हो गया ये, तो कैश तो आया हमारे पास, तो कैश को आप क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे टू अनअक्रूड रेंट अकाउंट। यहां पे लिख देंगे नरेशन बीइंग रेंट रिसीव इन एडवांस। अब इसका हम लोग इम्पैक्ट देखते हैं कि ये जो हमने सारी चीज़ें लिखी हैं, 5 चीज़ें आपको बताई मैंने, बैड डेप्ट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर आप लिखेंगे पार्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। जैसे आप किराया देते हैं, रेंट, ठीक, 5,000 रुपये किराया आप देते हैं, तो हर महीने की 1 तारीख को देते हैं, तो अप्रैल से फरवरी तक देंगे आप। मार्च वाला जो किराया होगा वो कब देंगे? अप्रैल में, तो वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे? 11,000 रुपये 11 महीने का 5,000 के हिसाब से लिखेंगे, तो कितना आएगा? 55,000। और 1 महीना जो एक्सपेंस तो हुआ बट पेड नहीं हुआ, उसे क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना? दोनों जोड़ देंगे, 60,000। ये तो आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट हो गया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिलेवेंट अकाउंट में ऐड करके दिखाते हैं। फिर आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो पहला साइड होगा आपका लायबिलिटीज, फिर अमाउंट, फिर असेट्स, अमाउंट, बैलेंस शीट। हमने आपको आउटस्टैंडिंग के बारे में क्या बताया था? ये लायबिलिटी है कि एसेट्स? लायबिलिटी। तो यहां तो आपने दिखाया ही पीएल में ऐड करके, बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा आपको आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। कितना दिखाना होगा? 5,000 है, 5,000 दिखाना। दूसरा, हमने इंश्योरेंस पे किया 14 महीने का 14,000 रुपये, जबकि अकाउंटिंग कितने महीने की होती है? 12 महीने का।
तो 14,000 रुपये अगर आपने पेड किया 14 महीने का, तो हर महीने का कितना हुआ? तो 2 महीने का आपने क्या पे किया? एडवांस। तो एडवांस को क्या बोलते हैं? प्रीपेड। तो प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड को हम माइनस करेंगे, क्यों? इससे रिलेवेंट नहीं है। तो 2,000 आप माइनस कर दीजिए, यहां कितना दिखाएंगे? अब बैलेंस शीट में चलते हैं। ये जो पैसा है इस साल से रिलेट नहीं करता, बट फ्यूचर में तो यूज हो जाएगा। तो ये असेट्स हुआ या लायबिलिटी? तो असेट साइड में आप लिखेंगे यहां पर प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपये। ये आपका इनकम साइड है, डेबिट साइड एक्सपेंस होता है, क्रेडिट साइड इनकम होता है। तो यहां पर हमने एक कमीशन लिख दिया। तो 10,000 रुपये हमें कमीशन मिल चुका है, और 5,000 ऐसा कमीशन है जो हमने कमा तो लिया है इसी साल, बट वो मिला नहीं है। तो उसे इस साल की इनकम मानेंगे या नहीं? मानेंगे, क्योंकि इसी साल हमने क्या किया है? अर्न किया है। तो हम अपना जो पीएल बनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि इनकम हुआ है। तो उसे नाम क्या देंगे? अक्रूड कमीशन, टोटल कमीशन। बैलेंस शीट में किधर दिखाएंगे? असेट साइड, क्योंकि ये पैसा आपको बाद में मिलना है। तो आप यहाँ लिखेंगे अक्रूड कमीशन 5,000 रुपये। फिर एक इनकम ले लेते हैं, इंटरेस्ट की ले लेते हैं। 10,000 मिला, लेकिन ये जो 10,000 है उसमें से 5,000 इस साल का है, और 5,000 रुपये अगले साल का भी इसी साल इंटरेस्ट मिल गया एडवांस में। तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? अनअक्रूड। अनअक्रूड इंटरेस्ट कितना? प्लस होगा कि माइनस? क्योंकि वो इस साल से रिलेट नहीं करता, माइनस हो जाएगा। बैलेंस शीट में किधर जाएगा? क्योंकि ये अनअक्रूड है, लायबिलिटी है, हमने अभी सर्विस दी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, सॉरी, अनअक्रूड इंटरेस्ट 5,000। मान लो तुम्हारा कोई बैड डेप्ट हुआ, कोई कस्टमर है बोल रहा हम नहीं दे पाएंगे 4,000, तो उसे कहाँ दिखाएंगे? तो जो डेटर का वैल्यू होता है वो किधर दिखाया जाता है? तो यहाँ पर डेटर है 75,000 रुपये का, उसमें से ये पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? बैड डेप्ट को माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 71,000। फिर हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। फर्नीचर पर 5,000 रुपये एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश। तो इधर फर्नीचर हमारे पास फिक्स असेट्स है, उसकी कीमत है 35,000। तो ये डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये आएगा 30,000। ये जो प्रोसेस हो रहा है कि जनरल एंट्री को पास करना, फिर उसका इम्पैक्ट पीएल पे कैसे पड़ेगा, और फिर उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा, इस चीज़ को कैसे समझेंगे? ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। क्लोज कर।